हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो भाई बेसिकली हम कल सेल्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं कि सेल का काम क्या होता है। सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और या फिर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि सेल का काम होता है इन दोनों एनर्जीज़ का इंटरचेंज करना, यानी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है। और क्योंकि फंक्शन दो हैं, सेल के काम दो हैं, तो उसके हिसाब से सेल के टाइप भी दो टाइप के सेल होते हैं। ठीक, जिनमें से पहला सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि आज हम अभी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि नहीं सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इस सेल के अंदर केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मटेरियल डिपॉजिट होता है। कैसे होगा अभी आगे समझेंगे। और दूसरा सेल, ये हो गया पहला टाइप। और जो बच्चों दूसरा सेल है, सेल का जो दूसरा टाइप है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी कि ये सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे घरों में जनरली यूज़ होते हैं सेल, वो सब सेल इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो सारे सेल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। उनके अंदर एक केमिकल फिल होता है, उन केमिकल्स में रिएक्शन होती है और रिएक्शन के थ्रू करंट प्रोड्यूस करते हैं वो सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो काम है वो है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल्स को डिपॉजिट करना, मैटर को डिपॉजिट करना, यानी किसी सब्सटेंस को डिपॉजिट करना। ये सब कैसे होता है आगे जाके कि हम सब समझेंगे। फिलहाल आप इसकी वर्किंग समझिए कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि हमने इस सेल को पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करानी है। हम इस सेल को बैटरी से जोड़ेंगे, हम इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे और उसकी हेल्प से वहाँ पर कोई केमिकल डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ना, NaCl सेपरेट हो जाती है, तो NaCl के डिकम्पोजिशन से सोडियम और क्लोरीन को अलग किया जा सकता है। तो हम सोडियम को सेपरेट कर सकते हैं, क्लोरीन को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि हम सोडियम और क्लोरीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल मेथड से हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ज़रूरत पड़ती है और हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। तो इसी तरह के यूज होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इस तरह के इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये सेल। हाँ, अभी एक कुछ देर पहले वर्ड आया था भाई इलेक्ट्रोलाइट, हमने एक वर्ड बोला था इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान दें, इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो, अगर हम किसी मेटल की रॉड को, ये कोई मेटल की रॉड है, अगर हम इस मेटल की रॉड को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, किसी सेल से जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस रॉड पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या इस रॉड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो मेटल की चार्ज्ड प्लेट को ही इलेक्ट्रोड बोला जाता है। अगर किसी मेटल की रॉड पे, किसी मेटल के पीस में, है ना, अगर किसी मेटल के टुकड़े में चार्ज है, कोई भी चार्ज हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसे हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यानी कि मेटल की चार्ज्ड प्लेट को ही इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये सब यूज़ होने वाले हैं, जो भी ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, ये सारी चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है। तो ध्यान रखें, मेटल की चार्ज प्लेट इलेक्ट्रोड होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेल की तरफ। ये सपोज करिए कोई कंटेनर है, ग्लास का या किसी इनर्ट सब्सटेंस का एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन या मोल्टन कंडीशन में कोई लिक्विड भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। सपोज करो हमने इसमें NaCl भर दिया। इस कंटेनर के अंदर हमने
मेल्ट NaCl यानी कि मोल्टन कंडीशन में NaCl को भर दिया। अब आपको पता है कि भाई जब NaCl मेल्ट होता है, हम कल भी पढ़ चुके हैं, अगर हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाएगा, और उसके मेल्ट होने से सोडियम के आयन अलग हो जाएंगे और Cl क्लोराइड के आयन अलग हो जाएंगे, तो सोडियम और क्लोरीन के आयन अलग हो जाएंगे। अगर NaCl मोल्टन कंडीशन में होता है, अगर NaCl मोल्टन कंडीशन में होता है तो उसमें Na के और Cl के आयंस होते हैं, ठीक है ना। वो NaCl नहीं रहा, वो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो चुका है, उसके अंदर स्प्लिट हो चुके आयन होते हैं। अगर हम इस कंटेनर के अंदर मोल्टन कंडीशन में NaCl भर देते हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, फिर सोडियम के आयन होंगे और क्लोरीन के आयन होंगे, क्योंकि मोल्टन कंडीशन में है तो सोडियम और क्लोरीन के यहाँ पर आयन होंगे, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर देखो, एक कंटेनर था, इसमें हमने NaCl का मेल्ट कंडीशन में NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड के आयन थे यहाँ पे, हम इसमें मेटल की रॉड को डिप करके रख देते हैं। सपोज करो ये हमने मेटल की रॉड यहाँ पे डिप करके रख दी है, ये 2 मेटल की रॉड हम यहाँ पे डुबा करके रख देते हैं। क्लियर है, मेटल की रॉड को हम यहाँ पे इस सॉल्यूशन में डुबा कर रख देते हैं, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जनरली कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं वो इलेक्ट्रोड जनरली हम प्लेटिनम का लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम एक तो इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता है, तो मोस्टली कुछ केसेस में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर जगह प्लेटिनम ही हो, कुछ सेल में कॉपर के भी इलेक्ट्रोड बनते हैं, अदर मेटल्स के भी इलेक्ट्रोड बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ इस सेल के अंदर जो हम अभी सेल देख रहे हैं, इस सेल के अंदर हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट है, यहाँ पे जो लिक्विड भरा जाएगा उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। चलिए, अब हम इन इलेक्ट्रोड्स को, यानी कि जो मेटल की रॉड है, इनको हम किसी बैटरी के साथ जो है कनेक्ट कर देते हैं। हम इनको एक रॉड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और एक रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि हमने एक रॉड को पॉजिटिव चार्ज दे दिया है और एक रॉड को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया है। अब सोचो, अब यहाँ पे क्या हरकत होगी। देखो, जो सॉल्यूशन हम लिए थे उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के आयन हैं, और जो रॉड हमने डिप करी थी मेटल की, उस रॉड को हमने चार्ज दे दिया, उस रॉड को हमने बैटरी, डीसी बैटरी के साथ, ध्यान देना, उसको हमने डीसी बैटरी के साथ, सेल के साथ हमने जोड़ दिया है, सेल के साथ हमने जोड़ दिया। तो अब मेटल की रॉड चार्ज हो गई हैं, मेटल की रॉड्स में चार्ज आ गया है। अब हम इनको क्या कह सकते हैं, हम इनको कह सकते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कह सकते हैं इनको, इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। इनके नाम है एनोड, कैथोड। कैसे होते हैं अभी समझते हैं ज़रा। देखिए, अब इस रॉड को हम क्या चार्ज दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज दिए हैं। अब सोचो, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये जो रॉड है, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। इस रॉड की तरफ कौन से आयन अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होंगे। यानी कि सॉल्यूशन में जो नेगेटिव आयन है, जैसे कि जो Cl क्लोराइड नेगेटिव आयन है, और भी ऐसे जो नेगेटिव आयन होंगे, वो नेगेटिव आयन इस रॉड की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि रॉड पॉजिटिव है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे नेगेटिव चाहिए, तो वो सॉल्यूशन से नेगेटिव आयन्स को अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगी। क्लियर है। और जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव रॉड की तरफ। देखो, इस वाली रॉड को हम नेगेटिव चार्ज दिए थे, ये रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो सॉल्यूशन में जो भी पॉजिटिव आयन है, देखिए जो भी पॉजिटिव आयन है वो सारे पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव रॉड की तरफ को जाएंगे। क्यों जाएंगे, वही समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सॉल्यूशन के नेगेटिव आयन, ध्यान देना, सॉल्यूशन के नेगेटिव आयन कहाँ की तरफ गए, पॉजिटिव रॉड की तरफ गए थे। तो देखो, जैसे Cl नेगेटिव आयन, जैसे ही Cl नेगेटिव आयन जाएगा इस रॉड पर, ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर देगा। देखो, Cl पर नेगेटिव है, इट मीन्स कि इसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जब Cl नेगेटिव रॉड पर जाएगा तो अपना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रॉड को दे देगा, यानी कि रॉड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। तो देखो, Cl ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया है और Cl का एटम बन चुका है, ठीक है, Cl का एटम बन चुका है। तो ये नेगेटिव आयन इस रॉड पर जा रहे हैं और इस रॉड को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए ट्रैवल करते करते इस वाली रॉड पे चले जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं सॉल्यूशन में, और भी जो भी नेगेटिव आयन है और भी बाकी के नेगेटिव हैं वो सब रॉड की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं, सारे मोशन कर रहे हैं रॉड की ओर, और रॉड पर जाते ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करते हुए पहुँच जाते हैं इस नेगेटिव रॉड की तरफ को, ठीक है। तो Cl ने गया और इलेक्ट्रॉन लूज करके एटम पे कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि ऐसे और भी एटम बनेंगे, जैसे एक एटम इसका बन गया, एक एटम इसका बन गया, तो फाइनली वो एटम आपस में मिल करके
क्लोरीन गैस को फॉर्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो ये पॉजिटिव वाली रॉड थी ना, इस पॉजिटिव वाली रॉड पर कौन सा मैटर डिपॉजिट होगा, क्लोरीन। यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस बनेगा, क्लोरीन फॉर्म होगी यहाँ पर। ठीक है, तो NaCl का तो हम डिकम्पोजिशन करा चुके हैं, देखिए क्लोरीन बन रही है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए यहाँ गए, अब सोडियम जाएगा ना यहाँ की रॉड पे। एक तो ये वाला केस हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए यहाँ गया, सोडियम के आयन गए रॉड पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो जो सोडियम आयन था उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और उससे क्या बन गया, सोडियम का एटम बना। ध्यान देना, इस रॉड में इलेक्ट्रॉन आए यहाँ से होते हुए, ये सोडियम का आयन जाएगा और जाकर के इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। देखिए आयन प्लस आयन था, इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इससे क्या बन गया, सोडियम का एटम बना। अब जो सोडियम बनेगा वो यहाँ पे जमा होने लग जाएगा, इस वाली रॉड पर सोडियम का डिपोजिशन होने लग जाएगा। तो क्या होगा भाई, ये रॉड टाइम के साथ हैवी होती जाएगी, ये वाली रॉड मोटी होती जाएगी, क्योंकि इस रॉड पर डिकम्पोजिशन नहीं सॉरी डिपोजिशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है सोडियम। आ रही बात समझ में ना। तो देखिए हमने कितनी इजीली NaCl का डिकम्पोजिशन करा दिया, जो कि बहुत टफ लग रहा था। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से NaCl का डिकम्पोजिशन हुआ और एक जगह पे सोडियम डिपॉजिट हुआ और एक जगह पे क्लोरीन डिपॉजिट हुई। देखो इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन का डिपोजिशन हुआ और इस वाले इलेक्ट्रोड पे सोडियम मैटर का डिपोजिशन हो गया। अच्छा, मेटल की रॉड पे जब चार्ज होता है तब इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। क्लियर है ना। अब देखो किसे कैथोड और किसे एनोड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जहाँ पर जिस रॉड में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिस रॉड में ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं तो जहाँ जिस रॉड में ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, उसको कहते हैं एनोड कहते हैं। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड कहेंगे। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ज़रा बताइए फिर कौन सी रॉड में इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, इस वाली रॉड में। ठीक है, जो पॉजिटिव रॉड है, जिस रॉड को हम बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जोड़े थे, उस रॉड में इलेक्ट्रॉन लूज हुए। क्यों, कैसे हुए थे, देखिए ये Cl नेगेटिव आयन गए। अब जैसे Cl नेगेटिव रॉड पे पहुंचेगा, ये रॉड को इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो प्रोसेस है वो इस पॉजिटिव वाली रॉड पे हो रहा था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन होता है और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं। अब ध्यान देना, कभी भी एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज यहाँ पर हुए थे, इस रॉड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस रॉड को हम कहेंगे एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे, इस रॉड को हम एनोड कहेंगे। इस वाले सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है। जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं, ये सेल जहाँ पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है उसमें एनोड पॉजिटिव होता है। और देखो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुए, यानी कि जहाँ रिडक्शन हुआ, उसे हम कहेंगे कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, कैथोड। और रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने को रिडक्शन कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन होता है। क्योंकि इस वाली रॉड में इलेक्ट्रॉन गेन हुए, देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुए, Cl नेगेटिव यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आ गया इस रॉड पे। अब जब इस रॉड में इलेक्ट्रॉन पहुंचा, देखना जब इस रॉड में इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो ये सोडियम के आयन चले गए इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। सोडियम का आयन जा रहा है इस रॉड में इलेक्ट्रॉन को गेन करने, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है रिडक्शन, और जिस रॉड में रिडक्शन होता है उसको कहते हैं कैथोड। तो लॉजिक के हिसाब से ये वाली जो रॉड है इसको हम कहेंगे कैथोड कहेंगे। क्लियर है। अब ध्यान देना, कैथोड यहाँ नेगेटिव होता है और एनोड यहाँ पॉजिटिव होता है। आप उस रॉड को एनोड कहेंगे पॉजिटिव को, और नेगेटिव रॉड को कैथोड कहेंगे। हालांकि जो दूसरा सेल होगा वहाँ पर साइन बदल जाते हैं, वहाँ पे इंटरचेंज हो जाते हैं, वहाँ फिर पॉजिटिव वाले को आप कैथोड कह देंगे और नेगेटिव वाले को एनोड कह देंगे। आई बात समझ में। फिलहाल के लिए इसको समझिए, कोई डाउट्स हैं तो आप बताइए। फिलहाल अब आप कैसे याद रखेंगे, देखो कुछ चीज़ें आप कैसे ट्रिक तरीके से याद रखेंगे। आपको याद रखना है रेड कैट एंड एन ऑक्स। ठीक है, रेड कैट एंड एन ऑक्स, ये साइन याद करने का तरीका है। रेड कैट यानी कि जहाँ रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहेंगे। जहाँ पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, उस रॉड को आप कैथोड कहेंगे। और एन ऑक्स मैंने जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा उसे क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। क्लियर है ना। रेड कैट यानी रिडक्शन होगा जहाँ, उसे कैथोड कहेंगे। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड कहेंगे, यानी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उसे आप एनोड कहेंगे।
कुछ और बातें देखो। अभी हमने यहाँ पर NaCl का लिक्विड लिया, यानी कि हम यहाँ पे मोल्टन कंडीशन में NaCl ले रहे हैं। कोई हम NaCl का पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वाटर भी ऐड कर दें, अगर हम यहाँ पे पानी को भी मिला दें, अगर हम यहाँ पर पानी को भी मिला दें तो बनने वाले प्रोडक्ट बदल जाते हैं, क्योंकि वाटर भी ऐड हो चुका है, वाटर का भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में बच्चों ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अभी ओनली प्योर NaCl है, यहाँ केवल Na के आयन हैं और केवल Cl के ही आयन है, इनके अलावा कोई और तरह के पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से अभी केवल यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन ही डिपॉजिट हुआ। अगर हम यहाँ पे वाटर भी ऐड करते हैं ना, पानी में घुला हुआ, अगर हम पानी में घुला हुआ NaCl ले लेते तो फिर प्रोडक्ट यहाँ पर चेंज हो जाता, फिर यहाँ पे और तरह के भी प्रोडक्ट बनने लग जाते। देखिए, अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं कि भाई एक इलेक्ट्रोड पर कोई मैटर डिपॉजिट हो जाता है, दूसरे पर भी कोई मैटर डिपॉजिट हो जाता है, ये हम पढ़ रहे हैं खाली क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। हमको अभी केवल इतना पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर कोई मैटर डिपॉजिट होता है, यहाँ पर कोई दूसरा मैटर डिपॉजिट होता है। अलग अलग सेलों में अलग अलग तरह के मैटर का डिपोजिशन होता है। अभी तो हम NaCl लिए थे तो सोडियम और क्लोरीन जमा हो रही है। अगर हम कोई और सब्सटेंस ले लें, कोई दूसरा केमिकल ले लें, तो कोई और तरह के सब्सटेंस यहाँ पे जमा होंगे। सिर्फ अभी हम इतना ही पता लगा पा रहे हैं कि भाई कोई सब्सटेंस यहाँ जमा हो रहे हैं, ठीक है। कितने जमा हो रहे हैं वो हम अभी नहीं बता सकते। अभी केवल क्वालिटेटिवली हम ये बोल पाएंगे कि कोई सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट होता है। अभी सेल का एक और एस्पेक्ट होता है दूसरा, वो होता है क्वांटिटेटिव क्वांटिटी। यानी वहाँ पे हम बताएंगे कि भाई डिपॉजिट तो हो रहा है मैटर, कौन हो रहा है, कितना हो रहा है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। चलिए, अभी तक IVs की जो भी हमने पढ़ा था वो आपको समझ में आ गया होगा। वो था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स था, यानी कि हम बता पाते हैं कि भाई इलेक्ट्रोड पे कोई मैटर डिपॉजिट होता है। अब वो कितना होता है, क्या होता है, वो सब जानने के लिए हमको पढ़ना है क्वांटिटेटिव, यानी हम क्वांटिटी मेज़र करेंगे अब कि भाई कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ, कौन से इलेक्ट्रोड पे कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। जैसे इस वाले सेल में हमने सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कराया था, तो उससे डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस सोडियम और क्लोरीन थे। अब कितनी क्लोरीन जमा हो रही है, कितने मोल ऑफ क्लोरीन फॉर्म हो रहे हैं, कितना मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट होता है, वो सब जानने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले डेवी नाम के एक साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था, और इसके बाद फिर माइकल फेराडे ने इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो आगे जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो माइकल फेराडे का ही कंट्रीब्यूशन है पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जो भी पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, माइकल फेराडे इस फील्ड में काफ़ी काम किए थे और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनके थ्रू फिर कुछ उन्होंने लॉज भी रखे। उन लॉज के हिसाब से हम बता सकेंगे कि भाई कौन से इलेक्ट्रोड पे कितना मैटर डिपॉजिट होता है, ठीक। तो चलिए हल्का सा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया और इसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया, और इस कंटेनर में हम मेटल की रॉड को डिप करके रख देते हैं, जिसको कि हमने इलेक्ट्रोड बोला था। और इन रॉड को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के टर्मिनल से। एक को बैटरी के पॉजिटिव से तो एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। और जिस रॉड को हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं उसको हमने बोला था एनोड बोला था, और जिसको नेगेटिव से कन्वर्ट किया उसको हमने कैथोड बोला था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप सपोज करिए अगर हम यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं या NaCl लिक्विड लेते हैं, तो सोडियम के जो आयन थे वो तो चले जाएंगे, इस नेगेटिव रॉड पे डिपॉजिट होंगे, और यहाँ जो क्लोरीन के आयन है, जो Cl नेगेटिव आयन थे, वो आयन डिपॉजिट हो जाएंगे, इस वाली रॉड पर जा करके डिपॉजिट होंगे। और फाइनली इस वाली रॉड पर क्या कलेक्ट हुआ था, क्लोरीन जमा हुई थी, और इस वाली रॉड पे क्या डिपॉजिट हुआ था, सोडियम यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। अगर पूछा जाए कि भाई यहाँ कितना ग्राम सोडियम डिपॉजिट होता है या कितने मोल्स ऑफ सोडियम डिपॉजिट होते हैं, तो उसको बताने के लिए हमें फैराडेज लॉ की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। दूसरा फिर ये है कि देखिए,
जैसे ही हम सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं देखो जैसे ही हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया इस इनको, और जैसे ही इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इस सॉल्यूशन में, जैसे करंट आता है वैसे ही जो है डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मैटर का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि डिपॉजिट होने वाले मैटर में और इस करंट के बीच में एक कनेक्शन है, कुछ तो रिलेशन है ना। जैसे ही करंट फ्लो होता है वैसे ही मैटर का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और अगर हम करंट को बंद कर देते हैं तो फिर जो जमा है, जो डिपोजिशन हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि कनेक्शन है, ठीक है। तो इसी कनेक्शन को समझते हैं। तो आते हैं फैराडे के पहले लॉ पे। देखो माइकल फैराडे का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले आता है फैराडे फर्स्ट लॉ की तरफ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप रिलेशन को ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी समझाया रिलेशन कि भाई जैसे ही सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं वैसे ही डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अच्छा सपोज करें कि किसी इलेक्ट्रोड पे W ग्राम मैटर डिपॉजिट होता है। ध्यान देना, किसी इलेक्ट्रोड पे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड में W ग्राम मैटर डिपॉजिट होता है। जैसे कि इस इलेक्ट्रोड में माना कि W ग्राम सोडियम इकट्ठा होता है, क्लियर है। और माना हमने क्या चार्ज, माना हमने क्यू गुलाम का चार्ज फ्लो कराया था, माना हमने क्यू गुलाम का चार्ज दिया था और उसमें W ग्राम मैटर क्या हो गया, डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट है। अगर W ग्राम, अगर अगर हम क्यू गुलाम का चार्ज फ्लो कराते हैं, अगर हम क्यू गुलाम की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो W ग्राम मैटर क्या होता है, डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो डिपोजिशन है, ठीक है, मैटर का, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज फ्लो होने वाले चार्ज के। तो बोलो बात क्लियर है, ठीक है। क्यू गुलाम का चार्ज फ्लो कराने पर W ग्राम मैटर डिपॉजिट होता है। ध्यान देना, जब हमने क्यू गुलाम का चार्ज दिया तो W ग्राम मैटर क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। तो हम लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगर मैथमेटिकली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, W इक्वल टू आ जाएगा Z इंटू क्यू आ जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं W इक्वल टू Z इंटू क्यू। लेकिन क्यू क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ, क्यू इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो हम यहाँ पे W इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी पुट कर सकते हैं, W इक्वल टू ZIT। देखो भाई Z यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है। Z यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ध्यान देना, तो Z को हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब हम Z को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आया था, W इक्वल टू Z इंटू क्यू, Z क्यू आया था। तो Z इक्वल टू हम कर लेंगे W अपॉन क्यू, ठीक है। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, W ओवर क्यू हो जाएगा। अगर हम एक गुलाम का चार्ज फ्लो कराते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि सेल में एक गुलाम का करंट फ्लो होता है, एक गुलाम का चार्ज फ्लो होता है, अगर हम Q इक्वल टू 1 गुलाम पुट करते हैं तो उसके बाद भाई जो Z है, Z क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। तो Z क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक गुलाम का चार्ज फ्लो हो रहा होता है तो डिपॉजिट होने वाला मैटर ही क्या होता है, Z होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो W के इक्वल हो जाएगा जब एक गुलाम का चार्ज फ्लो। अब हम इसके लिए जो है स्टेटमेंट लिखते हैं। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ उसका स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन या पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, पास टू द इलेक्ट्रोलाइट। यह स्टेटमेंट है फैराडे के फर्स्ट लॉ का। यानी कि आप सेल में
जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस है वो उसमें आने वाले करंट के प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जितना कम करंट फ्लो होगा उतना ही कम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। सो ये अब आगे क्वेश्चन W प्रोपोर्शनल टू Q, और फाइनली प्रोपोर्शनल टू जेड कांस्टेंट आ गया। जेड को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला था, कांस्टेंट था। और कांस्टेंट को हम फाइंड करने के लिए जेड इक्वल W अपॉन Q, अगर हम चार्ज फ्लो होने वाले चार्ज को अगर हम 1 कूलाम रखते हैं, अगर अगर ध्यान देना, मान लेते हैं कि अगर सेल में सिर्फ 1 कूलाम का ही चार्ज फ्लो होता है, मान लेते हैं सेल में सिर्फ 1 कूलाम का ही चार्ज फ्लो होता है, तो जितना मैटर डिपॉजिट होगा वही वही क्या है, जेड है। यानी कि जेड की वैल्यू क्या होती है, जितना मैटर डिपॉजिट होता है वही जेड की भी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी। ठीक है, अभी तक तो काफ़ी इजी था, आगे भी इजी है होने को, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए यहाँ पे। अच्छा देखिए, Cl नेगेटिव आयन गया इस इलेक्ट्रोड पे और उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक, ऐसे ही और बाकी Cl जो होंगे सॉल्यूशन में वो भी ऐसे जाएंगे रोड पे और अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन काफ़ी इकट्ठे हो गए, तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, तो उससे रिपल्शन से क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा आगे की तरफ को, और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ की रोड में। चलिए अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। माना ये एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है इस इलेक्ट्रोड पे, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से सोडियम का आयन जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को वो ले लेगा। ये सोडियम का आयन गया और एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा तो सोडियम का एटम बन जाएगा और वो एटम यहीं कहीं क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ध्यान देना, ऐसे बाकी के सोडियम के आयन, जो अदर सोडियम आयन है वो भी जाएंगे रोड पे और इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम बन के यहाँ डिपॉजिट होने लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, ध्यान देना। सोडियम का आयन ये गया था भैया इलेक्ट्रोड पे, उसको वहाँ मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो एक सोडियम का आयन एक इलेक्ट्रॉन को कैच करता है तो एक सोडियम का एटम बनता है। क्लियर है ना। अब सोचो आप, एक सोडियम का एटम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है, लग रहा नहीं लग रहा, ठीक है। तो एक सोडियम का एटम बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है, ठीक है। 1 मोल सोडियम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। समझिए बात को, एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक सोडियम बन जा रहा है, क्योंकि एक आयन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक सोडियम बनता है। अगर हमको 1 मोल सोडियम बनाना हो तब हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताओ जरा फिर 1 मोल सोडियम माने कितना ग्राम सोडियम, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो बताइए कि 1 मोल सोडियम का मतलब कितना होता है। देखो, सोडियम का 1 मोल होता है 23 ग्राम होता है, ठीक है। 23 जो एटॉमिक मास है ना उसी को आप ग्राम पे रख दो। जो भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है अगर आप उसको ग्राम पे बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, तो वो मोल का भी मास हो जाता है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम माने 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अब आप सोचो 23 ग्राम सोडियम को बनाने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है, हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितना चार्ज होगा, देखो ध्यान देना। जिनको मोल नहीं पता वो फिर से देखिए, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी बात मोल नंबर को दिखाता है। जैसे 1 डजन की हम बात करते हैं ना, एक दर्जन में जैसे 12 चीज़ें आती हैं, तो ठीक वैसे ही मोल भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इतने सारे पार्टिकल्स के ढेर को हम मोल कहते हैं। मोल का जो मोल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है ढेर, होता है ढेर माने हीप, ठीक है। तो मोल का मतलब होता है ढेर। तो भाई जैसे एक दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं, वैसे ही 1 मोल के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स आते हैं, यानी इतने सारे पार्टिकल्स के ढेर को 1 मोल कहते हैं। बात क्लियर है ना। इतने सारे पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहते हैं। तो इतने सारे पार्टिकल्स के ढेर को 1 मोल कहते हैं। अब ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे कुछ नहीं पढ़ नहीं पड़ेगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। होता नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। हमको निकालना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, पहले बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन मने कितने सारे इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मने 6.022 10⁻⁻⁹
23 इलेक्ट्रॉन हो गए। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं 1 मोल। अच्छा देखो फिर, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, इतना इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स इतना कूलाम करीब आएगा 96,485, और राउंड फिगर में इसको हम ले लेते हैं 96,500 कूलाम ले लेते हैं। ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब आप ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज हो गया, जिसको हमने ये बोल दिया। अब इसी को बोलते हैं फैराडे बोलते हैं। ठीक है, ये 1 फैराडे होता है। ठीक है, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। इस क्वांटिटी को हमने फैराडे बोल दिया। ध्यान देना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे बोलते हैं। ठीक है, 1F। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1F यानी 1 फैराडे बोलते हैं, और ये इक्वल होता है 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। क्लियर है ना? आप पहले मोल कॉन्सेप्ट को समझिए। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को दिखाता है। मोल के अंदर पार्टिकल्स आते हैं, जैसे दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, वैसे भी किसी भी चीज़ के 1 मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। 6 पॉइंट। ठीक है, ध्यान देना। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहेंगे कि भाई 1 मोल मॉलिक्यूल, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। कुछ भी 1 मोल हो, उसमें इतने पार्टिकल्स आते हैं। क्लियर है? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, दर्जन में 12 होते हैं, ऐसे मोल के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स आते हैं। तो अब अच्छा चलिए, अब यहाँ बढ़ते हैं। तो 1 मोल सोडियम बने 23 ग्राम सोडियम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन बने एक, तो अब समझ में आ गया फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलाम का चार्ज होता है। तो देखो फिर, अब एक इलेक्ट्रॉन 1 सोडियम बनाता है। 1 मोल सोडियम को बनाने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधी सी बात है। अगर हमको 23 ग्राम, 1 मोल सोडियम बने 23 ग्राम सोडियम, अगर हम आपको 23 ग्राम सोडियम बनाना है, तब आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, यानी कि तब इतना कूलाम का चार्ज चाहिए। क्लियर है? तो देखो फिर, अब अगर 23 ग्राम सोडियम, यानी अगर हमको 1 मोल सोडियम इकट्ठा करना है इलेक्ट्रोड पे, तब हमको 96,500 कूलाम का चार्ज चाहिए, यानी कि इतना चार्ज फ्लो कराने पर 1 मोल सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट होगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रोड पर 23 ग्राम सोडियम जमा हो जाए, 23 ग्राम सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट हो जाए, तब हमको इस इलेक्ट्रोड में, यानी कि इन सेल्स में कितना चार्ज देना होगा, 96,500 कूलाम का चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा। इतने कूलाम का चार्ज देने पर तब जाकर यहाँ 23 ग्राम सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो इसे आप मेमोराइज करिए, और बाकी की डिटेल्स अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।